हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। इकोनॉमिक्स में आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया या फिर भारत में आर्थिक सुधार, जिन्हें आमतौर पर हम एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। तो अगर हम आर्थिक सुधार के शाब्दिक अर्थ को देखें तो क्या मतलब होगा आर्थिक सुधार का। आर्थिक सुधार मतलब अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार करना। किस तरह के सुधार करना, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से 3 प्रकार थे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मान लीजिए एक कंट्री में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को वो देश लागू करता है, वो देश मानता है। अब आर्थिक सुधार की ज़रूरत उस देश में क्यों पड़ेगी? सुधारों की ज़रूरत हमें तभी पड़ती है ना जब कुछ ना कुछ जो हमारे यहाँ लागू है, जो चल रहा है, उसमें कुछ कमियां हैं, तभी उसमें सुधार की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो आर्थिक सुधार की ज़रूरत क्यों पड़ेगी एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में? जब उसमें कुछ कमियां हो या फिर उस देश में वो जो अर्थव्यवस्था का प्रकार है ठीक से नहीं बैठ पा रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे आर्थिक सुधार का मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो आप लोग क्या कहेंगे? आर्थिक सुधार का मतलब है कि हमारे सामने अर्थव्यवस्था के जितने भी प्रकार हैं उनमें से किसी एक को अपनाना, या उन अर्थव्यवस्था के प्रकारों में जो भी विशेषताएं हैं उनमें उनको अपनाना कहलाया जाता है आर्थिक सुधार। तो इस वीडियो में हम देखेंगे भारत में आर्थिक सुधार की ज़रूरत क्यों पड़ी, कब आर्थिक सुधार लाया गया, और इसके साथ में विश्व का भी थोड़ा सा देखेंगे कि वर्ल्ड में आर्थिक सुधार की जो अवधारणा आई थी इसकी शुरुआत हम कब से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वैसे मुझे पता है मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत ही कम मिलती है आप लोगों को, राइट। लेकिन चलिए, फिर भी आपकी ड्यूटी है कि आप टाइम पर आएँ और वीडियो देखें, और इसके साथ ही वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, वाशिंगटन सहमति का संबंध किससे है? तो देखिए, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना, हम क्योंकि अभी टॉपिक वाइज कर रहे हैं हर एक चीज़, तो बहुत आसानी से आप दे सकते हैं क्योंकि हम आर्थिक सुधारों की बात कर रहे हैं तो वाशिंगटन सहमति का संबंध इसी से होगा। लेकिन हम अगर ये टॉपिक वाइज नहीं करते और इंस्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता वाशिंगटन सहमति ये किससे रिलेटेड है, तब थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए याद रखिएगा वाशिंगटन सहमति, इसका संबंध है आर्थिक सुधारों से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाशिंगटन सहमति शब्दावली कौन से अर्थशास्त्री द्वारा प्रयुक्त की गई? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सबसे पहले ये सिद्धांत किसने दिया, समाजवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया, और मिश्रित अर्थव्यवस्था का। तो इन तीनों को ही आपको बताना है, इसका आंसर बताना है कि ये तीनों सिद्धांत किसने दिए। अब यहाँ पर वाशिंगटन सहमति की बात हुई है। वाशिंगटन सहमति सबसे पहले तो आर्थिक सुधारों से संबंधित है, और ये शब्दावली किसके द्वारा प्रयुक्त की गई? तो ये याद रखिएगा अच्छे से, जॉन विलियमसन, ठीक है। वाशिंगटन सहमति जॉन विलियमसन के द्वारा प्रयुक्त की गई सबसे पहले। अब देखिए आगे इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो वाशिंगटन सहमति ये शब्दावली अमेरिकन अर्थशास्त्री जॉन विलियमसन द्वारा 1989 में प्रयुक्त की गई, ठीक है। सन भी याद रखिएगा, 1989 में वाशिंगटन सहमति जॉन विलियमसन द्वारा ये शब्दावली दी गई। कहाँ के अर्थशास्त्री थे? अमेरिका के। इस सहमति को मोटे तौर पर आर्थिक सुधार के रूप में जाना जाता है, जिसका अनुसरण 1980 के दशक में लगभग सभी समाजवादी, साम्यवादी और नियोजित विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने किसी न किसी रूप में किया है। अब ये देखिए, इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, कौन से अर्थव्यवस्थाओं ने इसका प्रयोग किया था? समाजवादी, साम्यवादी और नियोजित विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, जो पूंजीवादी के विपरीत हैं, है ना। इन अर्थव्यवस्थाओं ने वाशिंगटन सहमति का प्रयोग किया। इसका क्या मतलब था? ये अर्थव्यवस्थाएं जो समाजवादी, साम्यवादी और नियोजित विकासशील अर्थव्यवस्थाएं थी, उन्होंने वाशिंगटन सहमति को अपनाया ताकि ये इन अर्थव्यवस्थाओं के बदले कुछ और अर्थव्यवस्था अपना सके, है ना। क्योंकि आर्थिक सुधार किसे कहते हैं? एक अर्थव्यवस्था से दूसरी अर्थव्यवस्था की ओर जाना, है ना। तो जो अर्थव्यवस्थाएं समाजवादी, साम्यवादी और नियोजित विकासशील अर्थव्यवस्थाएं थी, वो क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ कमियां नज़र आईं, इसलिए उन्हें एक अर्थव्यवस्था से दूसरी अर्थव्यवस्था की ओर जाना था। और अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे ना इस बारे में, तो अगर आपने साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ी होगी, तो किस समय की बात की जा रही है ये ध्यान दीजिए, 1980 के दशक की। और ये शब्दावली कब दी गई? 1989 में। और हमने इसी टाइम पर देखा था शीत युद्ध समाप्ति की ओर था, है ना। अगर आपने कोल्ड वॉर के बारे में, शीत युद्ध के बारे में पढ़ा होगा, तो वो समाप्ति की ओर था। और शीत युद्ध खत्म होते ही क्या हुआ? सोवियत संघ जो था, जो आज का रूस है, उसका विघटन हो गया था। जो कई सारे देशों से मिलकर, 15 गणराज्यों से मिलकर सोवियत रूस बना था, सोवियत संघ बना था।
वो 15 गणराज्य अलग अलग हो गए थे। और फिर क्या हुआ था, जो सोवियत रूस था वहाँ कैसी अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी, समाजवादी, है ना। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था, क्योंकि उसमें कुछ कमियां थी तभी विघटन की ओर पहुंचा वो। तो इसीलिए जो वो कंट्रीज थी, जो 15 गणराज्य थे जो अलग अलग हुए, उनमें इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि ये अर्थव्यवस्थाएं काम की नहीं हैं, है ना। तो अब हमें इनसे दूर हट के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर जाना चाहिए। तो इसीलिए वाशिंगटन सहमति, ये एक सहमति जिसमें वर्ल्ड बैंक और IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन सभी ने मिलकर सहमति जताई कि हाँ, इन कंट्रीज़ को अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर लाना चाहिए, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था यहाँ पर ठीक से काम नहीं की। तो यही जो विकास रणनीति की रूपरेखा बनाई गई थी सभी देशों के द्वारा मिलकर, इसी को कहा गया वाशिंगटन सहमति। इसमें भी अगर हम थोड़ा सा डीप जाए ना, वैसे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे दिमाग में आ गया है तो मैं रोक नहीं पा रही हूँ खुद से। खुद को रोक नहीं पा रही हूँ ये आप लोगों से शेयर करने से। तो आप लोग सुनना चाहें तो सुनिएगा, अदरवाइज़ स्किप कर दीजिएगा। तो अगर हम शीत युद्ध की समाप्ति के कारणों को देखें ना, कि जो कोल्ड वॉर था वो ख़त्म क्यों हुआ, तो उसके लिए एक कारण माना जाता है। तो मिखाइल गोर्बाचेव, जो सोवियत संघ के लास्ट लीडर थे, उनके द्वारा कुछ आर्थिक नीतियाँ शुरू की गई थी। हम क्योंकि यहाँ अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं ना, इकोनॉमिक्स की बात करें, तो इसीलिए ये चीज़ बीच में आई। उन्होंने आर्थिक नीतियाँ शुरू की थी। सोवियत संघ में हमें पता है समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। ये जो आप देख रहे हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, हमने देखा भी था लास्ट वीडियो में, सोवियत संघ से ही इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी वहाँ पर। लेकिन जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, वो जब आए सत्ता में, तो उन्होंने क्या किया, ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी ठीक से काम नहीं करी थी सोवियत संघ में। तो उन्होंने सोचा कि इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए, और दो आर्थिक नीतियाँ, नई आर्थिक नीतियाँ वो लेकर आए। क्या क्या नाम थे उनके, थोड़ा सा मुश्किल है, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त, ठीक है। अगर आपने 12th में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा तो ये शब्द ज़रूर सुने होंगे, और वो चैप्टर भी पढ़ा होगा। तो उसी का है ये, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका, ये दो नीतियाँ लाए थे। इनका मतलब क्या है कि खुलेपन की नीति लेकर आए और आर्थिक नीति लेकर आए थे, खुलापन और पुनर्संरचना करना, ठीक है। अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना और खुलापन। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, राज्य अर्थव्यवस्था है, राज्य कंट्रोल करती है, और बंद अर्थव्यवस्था भी थी। तो उसमें खुलापन लाने की कोशिश की, पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के साथ संबंध बनाने की कोशिश की। तो क्या हुआ, ये जो कंट्रीज़ थी जिन्होंने वाशिंगटन सहमति को आगे चल के अपनाया, ये कंट्रीज़ को पता चला कि एक्चुअली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में फ़ायदा है, खुलेपन की जो नीति होती है उसमें फ़ायदा है, और उससे लाभ भी पहुंचा। तो इसीलिए, क्योंकि एक बार होता है ना स्वतंत्रता का, जब तक पता ही नहीं होता कि कोई चीज़ का स्वाद क्या है, जैसे वो कहावत नहीं है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो जब तक हमें किसी चीज़ का स्वाद ही नहीं पता है, तब तक हम नहीं कह सकते कि वो अच्छा या बुरा है। जैसे यहाँ पर भी हुआ, जब लोगों को थोड़ा सा पता चला कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, खुलेपन की अर्थव्यवस्था, ये एक्चुअली में फ़ायदेमंद है, हमने तो आज तक देखा ही नहीं था इसको, हमें पता ही नहीं था। तो जब उन्हें पता चला तो फिर वहाँ उन देशों में भी इस प्रकार की हलचल मची कि हमें भी ये अर्थव्यवस्थाएं लानी है, हमें समाजवादी अर्थव्यवस्था में नहीं रहना है, और हमें सोवियत संघ के साथ भी नहीं रहना है। तो इस तरह से जो आर्थिक सुधार किए गए थे ना मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा, उन्हें भी एक बड़ा कारण माना जाता है। और फिर इसी के कारण आगे चल के वाशिंगटन सहमति अपनाई गई, और इसी के ज़रिए एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार फिर जो भी समाजवादी, साम्यवादी और नियोजित विकासशील अर्थव्यवस्थाएं थी, उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाना शुरू किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अर्थव्यवस्था में वाशिंगटन सहमति द्वारा कौन सी नीति को पलटा गया। तो हमने देखा वाशिंगटन सहमति के द्वारा राज्य हस्तक्षेप की नीति को पलटा गया, और फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लाने का प्रयास किया गया उन देशों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत में वाशिंगटन सहमति कौन सी विकास रणनीति द्वारा प्रतिस्थापित की गई। अब देखिए क्या हुआ, सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आई, उसके बाद उसी के साथ में उसके विपरीत समाजवादी अर्थव्यवस्था को लेकर आया गया। फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था ने ठीक से काम नहीं किया तो वाशिंगटन सहमति आई, उसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया। लेकिन फिर क्या हुआ कि वैसे तो हमने देखा था कि 1948 में मिश्रित अर्थव्यवस्था आ गई थी, लेकिन इतनी फेमस नहीं हुई थी। फिर भी लोग पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर ही बहुत ज़्यादा जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ, वाशिंगटन सहमति भी, फिर जब वाशिंगटन सहमति आई उसके बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मायने भी थोड़े कम होने लगे, और फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था ज़्यादा अपनाने लगी। मतलब सबको ये एहसास हुआ कुछ समय बाद कि ऐसा नहीं पॉसिबल है कि हम पूंजीवादी के साथ ही रहें या फिर समाजवादी के साथ ही रहें। एक ही चीज़ को पूरी तरह से लागू करना वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैश्वीकरण का युग आ गया था ना, और इसमें पॉसिबल नहीं है कि एक ही नीति के साथ चिपके हुए हम रहें। तो इसीलिए सबने महसूस किया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहीं ज़्यादा बेहतर है इन दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं से, ठीक है, क्योंकि दोनों का मिश्रण उसमें देखने को मिलता है।
तो इसीलिए अंत में वाशिंगटन सहमति 1990s के दशक में, ठीक है, 1990 के दशक में वाशिंगटन सहमति को मिश्रित अर्थव्यवस्था के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, ठीक है। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था देशों ने अपनाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई। अब हमने बैकग्राउंड तो देख लिया कि विश्व में आर्थिक सुधार ये किस किस तरह से हुए। एक चीज़ और, भारत ने अपनाया तो शुरू से मिश्रित अर्थव्यवस्था ही था, लेकिन भारत का झुकाव हमेशा से समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर ही रहा है, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग से हम देखते हैं ना भारत की अर्थव्यवस्था को, तो राज्य का नियंत्रण बहुत ज़्यादा था, जैसे लाइसेंस राज जिसको बोलते हैं पहले के राज को। तो इसका मतलब था कि लाइसेंस हर एक छोटे से छोटे कारोबार के लिए भी, व्यापार के लिए भी, काम के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था, है ना। और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। तो इसका मतलब है कि हमारा जो झुकाव था समाजवादी की ओर ज़्यादा था, और आर्थिक सुधार आए मतलब कि हम सही मायने में थोड़ा मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़े। जो झुकाव था समाजवादी व्यवस्था की ओर, उसे थोड़ा सा अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर भी किया गया, ठीक है। तो दोनों में बैलेंस बनाया गया इन आर्थिक सुधारों के ज़रिए। तो आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, ये तो हम सभी को पता है, 1991 में शुरुआत हुई, है ना। तो सभी में मैंने 1991 ही बताया। अब डेट भी थोड़ा सा याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट इवेंट बोल सकते हैं हमारे देश का। तो यह है 23 जुलाई 1991 को भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, ठीक है। तो आंसर होगा ए, 23 जुलाई 1991। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधारों की प्रथम और व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली नीति 1991 की औद्योगिक नीति में आर्थिक सुधारों की कौन सी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया था। अब देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, जो आर्थिक सुधार हुए थे 1991 में, इन्हें कई नामों से जाना जाता है। इन्हें 1991 की औद्योगिक नीति के नाम से भी जानते हैं, 1991 की नई आर्थिक नीति के नाम से भी जानते हैं, आर्थिक सुधारों के नाम से भी जानते हैं, और LPG रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कुछ भी आपके सामने आए तो समझ जाइएगा इसी की बात हो रही है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हो रही है। तो इसमें हमने 3 नई नीतियां अपनाई। आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में 3 नई नीतियों को अपने देश में इनको लागू किया। कौन कौन सी थी? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, और इन्हीं को हम कहते हैं LPG। L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन और G फॉर ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो LPG हमने ये रिफॉर्म्स अपनाए और ये 3 नीतियों को लागू किया। अगला क्वेश्चन है, भारत की नई आर्थिक नीति के समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम बात करें 1990s की, है ना। तो इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 की नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय तत्कालीन वित्त मंत्री को जाता है ना। तत्कालीन वित्त मंत्री, इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी नई आर्थिक नीति को लागू करने के लिए। तो ये निम्नलिखित में से कौन थे? कौन वित्त मंत्री थे उस समय हमारे? तो ये हैं मनमोहन सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उद्देश्य से आर्थिक सुधार किए गए? ऐसा क्या हो रहा था जिसकी वजह से आर्थिक सुधार करने पड़े? तो ये था भुगतान असंतुलन को ठीक करना था। भुगतान संतुलन की, बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP की समस्या थी देश में, और राजकोषीय घाटा बहुत बढ़ रहा था, तो इसे कम करना था। आंसर होगा A और B दोनों, ठीक है। भुगतान संतुलन की समस्या थी और राजकोषीय घाटा बहुत बढ़ रहा था, जिन्हें ठीक करना था। इन्हीं उद्देश्यों से आर्थिक सुधार किए गए। अगला प्रश्न है, वह कौन सी वैश्विक संस्था है जिसने भारत को भुगतान संतुलन के संकट से उबरने में सहायता के बदले उदारीकरण और निजीकरण अपनाने की शर्त रखी? देखिए, हमने जो वाशिंगटन सहमति देखी ना, वो क्या था? सहमति थी। ये सभी देशों की आपसी सहमति थी कि हमें अपने यहाँ उदारीकरण और निजीकरण लाना है, समाजवादी व्यवस्था को धीरे धीरे कम करना है या ख़त्म करना है ना। तो वो सहमति थी आपस में। यहाँ क्या है, भारत में जो आर्थिक सुधार हुए वो भारत की सहमति से नहीं हुए। भारत में समस्याएं चल रही थी, आर्थिक समस्या चल रही थी कि BOP की समस्या थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या थी, और इसके अलावा राजकोषीय घाटा बहुत बड़ा हुआ था। तो क्या हुआ, ऐसे समय में आपने अगर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में या संस्थाओं के बारे में पढ़ा होगा, वैसे आई होप पढ़ा ही होगा, तो वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, ये सभी आर्थिक से रिलेटेड है ना, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड ये कुछ संगठन हैं। तो इसमें से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का काम क्या है कि देशों में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या होती है, तो उस समस्या को कम करने के लिए या फिर वित्तीय स्थिरता लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का महत्व है ना। मेनली काम यही है कि देशों में वित्तीय स्थिरता लाने का काम करती है, और हमारे यहाँ पर वही प्रॉब्लम थी। तो हमें हेल्प किससे लेनी थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर IMF से हेल्प चाहिए थी। अब क्या हुआ, हम हेल्प मांगने के लिए गए, तो हमेशा ही ऐसा होता है कि जब भी कोई विकासशील देश IMF से हेल्प मांगने के लिए जाता है, तो क्योंकि ये जो भी संस्थाएं हैं, इनमें जितने भी विकसित देश हैं
उनका प्रभुत्व होता है, जैसे कि यूएसए हो गया, है ना, तो इनका प्रभुत्व होता है और जो ये लोग चाहते हैं वही मेनली शर्तें रखी जाती हैं। तो क्या होता है, जितने भी विकासशील देश जब इनसे हेल्प मांगने के लिए जाते हैं तो कुछ शर्तें भी रख देते हैं कि ठीक है हम हेल्प करेंगे, हम इतना पैसा तुम्हें देंगे, लेकिन उसके बदले ये शर्तें हैं, इन शर्तों को पूरा करना है आपको। तो सेम ऐसा ही भारत के साथ हुआ, क्योंकि भारत की मार्केट बहुत बड़ी थी, है ना, और हमने उसको बाहर के लिए नहीं खोला हुआ था। समाजवादी व्यवस्था की ओर हमारा झुकाव ज़्यादा था। हम संरक्षण दे रहे थे अपने जो घरेलू उद्योग हैं, घरेलू जो व्यापार हैं, उनको हम संरक्षण दे रहे थे। तो हमने बड़े बड़े मार्केट्स नहीं, मतलब बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं उनके लिए हमने अपने मार्केट्स नहीं खोले हुए थे। और क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत, भारत का मार्केट बहुत बड़ा था, तो इसीलिए जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो चाहती थी कि भारत अपना मार्केट खोले ताकि उनकी कंपनीज़ यहाँ आएँ और फिर लाभ कमाएं, है ना। तो जब हमें ज़रूरत थी कि हमें अभी अपने देश में जो आर्थिक समस्या आ रही है उसको ठीक करना है, हम आईएमएफ के पास गए। तो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा लिया आईएमएफ ने, और हम कह सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, और उन्होंने कहा कि ठीक है हेल्प होगी आपकी, बिल्कुल हेल्प करेंगे, लेकिन उसके बदले में आपको क्या करना होगा, उदारीकरण और निजीकरण अपनाना पड़ेगा। ठीक है, कंपनीज़ को जो लाइसेंस वगैरह बहुत जो नियम होते थे बहुत कड़े होते थे, और जो सरकारी ऑफिसेज़ के चक्कर ही काटते रहना पड़ता था बहुत ज़्यादा। तो ये जो प्रक्रिया है इसको थोड़ा सा आपको नरम करना पड़ेगा, कठोर प्रक्रिया को, और इसके अलावा निजीकरण अपनाना पड़ेगा, मतलब निजी जो क्षेत्र है उसको प्रवेश देना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा निजी कंपनीज़ को अलाउ करना पड़ेगा, और साथ ही वैश्वीकरण को भी अपनाना पड़ेगा। ठीक है, वैश्वीकरण में क्या कि बाहर के जो कंपनीज़ हैं, एमएनसीज़ हैं, बहुराष्ट्रीय निगम है जो भी, उन्हें अपने देश में अलाउ करना पड़ेगा कि वो आएँ और आपके देश में कंपनीज़ खोलें, फैक्ट्रीज़ खोलें, अपना काम शुरू करें। और क्योंकि हमें हेल्प चाहिए थी, हमें ज़रूरत थी उसकी, तो इसीलिए हमें ये मानना पड़ा, और इसीलिए एलपीजी रिफॉर्म्स हमें लेकर आने पड़े। तो ये संस्था कौन सी थी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्योंकि हमें प्रॉब्लम्स क्या थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या थी, है ना, वो क्राइसिस आया हुआ था, जो राजकोषीय घाटा हमारा बढ़ रहा था, वित्तीय स्थिरता नहीं थी देश में। और इसे कम करने के लिए आपने अगर अंतर्राष्ट्रीय ये संगठनों के बारे में पढ़ा होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का काम ही है ये वित्तीय स्थिरता लाने का काम करता है। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से हमें हेल्प चाहिए थी, और उसी ने हमारे सामने शर्तें रखी थी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ये हमें अपनाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1990 के दशक में भारत में बीओपी संकट का मुख्य कारण क्या था। तो हमने देखा कि हमारे देश में बीओपी संकट आया हुआ था, लेकिन उसका कारण क्या था, तो कारण ये था विदेशी ऋणदारी में वृद्धि हो रही थी, साथ ही जो खाड़ी युद्ध उस समय चल रहा था। ठीक है, 1991 का हम देखते हैं ना, खाड़ी युद्ध उस टाइम पर हो रहा था, तो उसके कारण तेल कीमतों में वृद्धि हुई थी, क्योंकि खाड़ी के जितने भी देश हैं उन्हीं से तेल आता है, और युद्ध की सिचुएशन वहाँ थी, तो तेल कीमतों में वृद्धि हो गई थी, जिसकी वजह से जो भी हमारा विदेशी विनिमय भंडार था वो खाली होता जा रहा था, फॉरेक्स रिजर्व जो है वो खाली हो रहा था। और इसके अलावा खाड़ी क्षेत्र में कार्यरत भारतीयों के प्रेषण में कमी आ रही थी, खाड़ी क्षेत्र से जितने भी भारतीय रेमिटेंस भेजते थे वो काफ़ी कम हो गया था। तो इसकी वजह से हमें विदेशी जो हमारा स्रोत था, एक बड़ा स्रोत था विदेशी मुद्रा का, वो भी काफ़ी कम हो गया था। तो इसीलिए बीओपी संकट आया था मेनली देश में। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, भारत में हुए आर्थिक सुधारों को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो हम देख ही चुके हैं, एलपीजी के नाम से जाना जाता है, एल्फे रिफॉर्म्स के नाम से। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों को अपनाया था। फिर है, निजीकरण को निम्न में से किस शब्द के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। निजीकरण का मतलब क्या होता है इन सभी में से, तो निजीकरण का मतलब विराष्ट्रीयकरण भी होता है, मतलब जो राष्ट्र के हाथों में, जो सरकार के हाथों में जो कंट्रोल है, उस कंट्रोल को कम करके विराष्ट्रीयकरण करना। ठीक है, फिर विनिवेश, विनिवेश मतलब क्या होता है, सरकारी क्षेत्र की जितनी भी कंपनीज़ हैं या फिर सरकार का जितना भी हाथ है बाज़ार में, उसको कम करके निजी क्षेत्र के द्वारा भी विनिवेश करना। वहाँ पर जो भी देश के स्वामित्व में जो भी कंपनियाँ हैं उनके शेयरों को निजी क्षेत्र को बेचना, उसी को कहा जाता है विनिवेश। ठीक है, और इसके अलावा निजी क्षेत्र का विस्तार, ये भी इसी का एक पार्ट है निजीकरण का। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, इन सभी को कहा जाता है निजीकरण। ठीक है, अगला प्रश्न है वैश्वीकरण के बारे में। वैश्वीकरण को आधिकारिक रूप में कब और किसके द्वारा परिभाषित किया गया। तो इसका आंसर होगा 1995 में परिभाषित किया गया ओईसीडी के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ओईसीडी के द्वारा 1995 में वैश्वीकरण को आधिकारिक रूप में परिभाषित किया गया। इसी समय पर हम देखते हैं गेट को समाप्त करके, GATT गेट को समाप्त करके WTO की स्थापना भी हुई थी। अब एक चीज़ यहाँ पर आपके दिमाग में आनी चाहिए
कि हम देख रहे हैं आधिकारिक रूप में वैश्वीकरण को परिभाषित किया गया 1995 में, है ना। हमने वैश्वीकरण को 1991 में अपनाया था, विश्व में और भी पहले था, तो ऐसे कैसे इतनी बाद में परिभाषित। तो याद रखिएगा, आधिकारिक रूप में इतनी बाद में परिभाषित किया गया, ठीक है। एक ऐसी परिभाषा दी गई जिसे पूरे विश्व ने अपनाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वैश्वीकरण कोई नई अवधारणा थी। वैश्वीकरण हम देखते हैं ना बहुत पुराने समय में, अगर हम देखें जब हमारे देश में राजा रजवाड़ों का शासन हुआ करता था, उस समय भी वैश्वीकरण था, क्योंकि हम ईरान से, अफ़गानिस्तान से, ये जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं उनके साथ व्यापार होता था हमारा। इनफैक्ट हम और भी पीछे जाए ना, 1450 के आसपास जाते हैं तो वहाँ भी वैश्वीकरण देखने को मिलता है। इनफैक्ट वैश्वीकरण के चरण हम देखते हैं ना, 3 चरणों में वैश्वीकरण को डिवाइड किया जाता है। इसका नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। वैश्वीकरण को 3 चरणों में डिवाइड करके देखा जाता है। पहला चरण था 1450 से लेकर 1650 तक का, दूसरा चरण था 1650 से 1850 तक का, और उसके बाद तीसरा चरण हम देखते हैं 1850 से लेकर वो अब तक जो चल रहा है, इसे वैश्वीकरण का तीसरा चरण माना जाता है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखेंगे तो अच्छा है, नहीं भी रखेंगे तो फिर भी अच्छा है। तो आधिकारिक रूप में इसकी परिभाषा दी गई 1995 में OECD के द्वारा, जब पूरे विश्व ने इसकी आधिकारिक परिभाषा को अपनाया कि हाँ, इसे हम वैश्वीकरण कह सकते हैं। फिर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, राज्य और उसकी संप्रभुता को कौन सी संधि में परिभाषित किया गया था। हम यहाँ पर राज्य और उसकी संप्रभुता की बात क्यों कर रहे हैं? हम तो आर्थिक सुधारों की बात कर रहे थे। तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमने किसकी बात की? वैश्वीकरण की। और वैश्वीकरण को संप्रभुता के साथ जोड़कर देखा जाता है। वैश्वीकरण को जब हम एनालाइज करते हैं, वैश्वीकरण के हम विचार देखते हैं, वैश्वीकरण के लिए तर्क देखते हैं, तो हमें इसके सपोर्ट में भी, इसके अगेंस्ट में भी बहुत सारे तर्क देखने को मिलते हैं। और सबसे कॉमन तर्क जो दिया जाता है वो ये कि वैश्वीकरण ने संप्रभुता को प्रभावित किया है या नहीं। संप्रभुता क्या? सोवरेंटी। और सोवरेंटी मतलब कि कोई भी कंट्री वो अपनी इच्छा से अपने देश की नीतियाँ डिसाइड कर सके, है ना, किसी बाहरी दबाव के बिना। तो इसको कहा जाता है संप्रभुता। और जब भारत में आर्थिक सुधार लेकर आए गए तो उस समय भी ये सवाल खड़ा हुआ था कि ये हमारी संप्रभुता के खिलाफ है, क्योंकि हम पर IMF ने एक तरह से शर्त रखी थी ना कि आपको ये करना पड़ेगा तभी आपको हेल्प मिलेगी। तो ये कहा गया कि ये हमारी संप्रभुता के खिलाफ है, क्योंकि हमें अपनी मर्ज़ी से ये डिसीजन नहीं लेने दिया जा रहा कि हमें निजीकरण और उदारीकरण और वैश्वीकरण चाहिए या नहीं चाहिए। बस उन्होंने बोल दिया कि हम हेल्प तभी करेंगे जब आप ये अपनाओ। तो संप्रभुता पर वैश्वीकरण एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब संप्रभुता प्रभावित होती है या नहीं, ये तो फिर बातें हैं तर्क की, कि कई सारे तर्क दिए जाते हैं इसके अगेंस्ट में भी और इसके सपोर्ट में भी। तो संप्रभुता की बात हुई है, तो इसीलिए हमें ये देखना भी इम्पॉर्टेंट है कि राज्य और उसकी संप्रभुता, इसको कब परिभाषित किया गया था। तो याद रखिएगा 1648 में, ठीक है, 1648 में वेस्टफेलिया की संधि एक हुई थी। वेस्टफेलिया की संधि 1648 की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस संधि में ही राज्य को परिभाषित किया गया था कि राज्य एक्चुअली है क्या। ठीक है, क्या इससे पहले राज्य एग्जिस्ट नहीं करता था? 1648 से पहले तो बिल्कुल एग्जिस्ट करता था, लेकिन राज्य की कोई परिभाषा नहीं थी। ठीक है, हम किसे राज्य माने। तो ये जो वेस्टफेलिया की संधि हुई 1648 में, इसके द्वारा राज्य की परिभाषा दी गई और ये बताया गया कि राज्य हम किसको मानेंगे। और 4 चीज़ें बताई गई जो एक राज्य होने के लिए 4 चीज़ें उस राज्य में होनी ज़रूरी हैं। वो 4 चीज़ें क्या हैं? कि उस राज्य का एक प्रॉपर भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, ठीक है, कोई एरिया होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि उस एरिया की एक जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है कि वो जनसंख्या पर शासन करने वाली एक सरकार होनी चाहिए। और फिर चौथी चीज़ है कि वो सरकार संप्रभु होनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ किसकी बात करें? संप्रभुता की। तो वो सरकार संप्रभु भी होनी चाहिए। तो ये 4 चीज़ें हैं जो डिफ़ाइन करती हैं एक राज्य को, किसी भी एरिया में रहने वाले लोगों को, सरकार को और सरकार की संप्रभुता को, इन सभी को मिलाकर हम एक राज्य कह सकते हैं। अगर कोई एक भी चीज़ नहीं होगी तो उसे राज्य नहीं माना जाएगा। तो ये राज्य की परिभाषा दी गई थी वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा 1648 में। तो ये थे हमारे इस टॉपिक के क्वेश्चन थोड़े अटपटे लगे तो मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन मुझे कहीं मिला ही नहीं इससे रिलेटेड। लेकिन क्योंकि टॉपिक इम्पॉर्टेंट था तो जहाँ से जो भी मुझे ज़रूरी लगा मैंने सब क्वेश्चन बना डाले, लेकिन फिर भी 15 से ज़्यादा नहीं पहुँच पाई। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पूरा टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया है। एक चीज़ लास्ट रह गई है, लेकिन इसका कोई क्वेश्चन एक नहीं बन पाया, इसीलिए पॉइंट्स में देख लेते हैं। आर्थिक सुधारों के परिणाम क्या रहे? जो हमने आर्थिक सुधार अपनाए तो उसमें क्या क्या किया गया, परिणाम क्या निकल कर आया।
तो देखिए, सबसे पहला परिणाम जो निकला, सबसे पहली चीज़ जो की गई वो था विदेश व्यापार के लिए नई नीति लेकर आई गई। ठीक है, विदेश व्यापार किस तरह से किया जाएगा उसके लिए एक नई नीति लेकर आई गई। फिर औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दिया गया। जो होता था ना, हर एक छोटे से छोटे उद्योग के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, तो उसको समाप्त कर दिया गया। अभी सिर्फ ऐसे 4-5 उद्योग ही हैं जिनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। जैसे कि हम देखते हैं उसमें कोई भी हथियारों से रिलेटेड कुछ भी है, खतरनाक रसायनों से रिलेटेड कुछ भी अगर उद्योग है तो उसके लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा तंबाकू, सिगरेट, ये उत्पाद जो हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो होती हैं, उनके लिए भी लाइसेंस ज़रूरी है। इसके अलावा सभी के लिए लाइसेंस समाप्त कर दिया गया। फिर है बाज़ार आधारित विनिमय दर की शुरुआत की गई। ठीक है, बाज़ार आधारित विनिमय दर की शुरुआत की गई। पहले राज्य आधारित सब कुछ हुआ करता था मोस्टली चीज़ें, फिर बाज़ार आधारित विनिमय दर की शुरुआत की। फिर है फेरा कानून, एक था पहले जो कि था फॉरेन एक्सचेंज को लेकर एक फेरा कानून हुआ करता था, उसे चेंज कर दिया गया और फेमा कानून लेकर आया गया। ठीक है, जो फेरा कानून था वो बहुत ज़्यादा कठोर हुआ करता था फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड। फिर फेमा को थोड़ा सरल बनाया गया, इजी बनाया गया और फिर इसे लेकर आया गया। नेक्स्ट, एकाधिकार और प्रतिबंधक व्यापार व्यवहार अधिनियम MRTP एक्ट के प्रमुख प्रावधान रद्द कर दिए गए। MRTP अधिनियम में क्या था, MRTP एक्ट में क्या था कि कंपनीज़ के लिए सीमा, जैसे कि पहले 100 करोड़ की सीमा लगी हुई थी, फिर उसको कम कर दिया गया, 50 करोड़ किया गया और अब वो सीमा समाप्त कर दी गई है। तो यही जो एकाधिकार प्रतिबंधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, इसके प्रावधानों को रद्द कर दिया गया। फिर प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम 2002 लागू किया गया, जिसके अनुसार प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन जो हम देखते हैं, उसकी स्थापना की गई। फिर सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश की शुरुआत की गई, यानी कि जो भी सार्वजनिक उपक्रम थे, सरकार के कंट्रोल में जो भी कंपनीज थी, उन्हें उनके शेयर्स बेचे गए निजी कंपनियों को। ठीक है, तो विनिवेश किया गया, निजी कंपनियों को प्रवेश दिलाया गया। और इसके अलावा PPP मॉडल को अपनाया गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पहले प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं थी, ठीक है, सरकार ही ज़्यादातर काम करती थी, तो सरकार के काम का बोझ भी इससे काफ़ी कम हुआ निजी जो कंपनीज थी उनके प्रवेश के द्वारा। और फिर PPP मॉडल को भी इन्हीं आर्थिक सुधारों के बाद अपनाया गया। तो भारत में जो आर्थिक सुधार हुए उनके कुछ ये परिणाम निकल कर सामने आए। तो ये यहाँ हमारा ये जो टॉपिक है भारत में आर्थिक सुधार, ये ख़त्म होता है। कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा जो भी क्वेश्चन पूछा गया है ज़रूर उसका आंसर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए इकोनॉमिक्स के टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।